नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रवासी कलाकारों को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम के साथ धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रहीं। बता दें कि प्रवासी सम्मेलन में 3 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनसे अलग अलग विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही धामी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को सम्मानित करेगी। राज्य स्थापना के जहाँ भी उत्तराखंड से आए पर्वतीय समाज के लोग निवास करते हैं, वहाँ इस प्रकार का एक अलग परिवेश दिखाई देता है। बहुत सारे उत्तराखंडी भाई बहन जो देश के दूसरे राज्यों में रहते हैं, उनके घरों में आज भी उनकी दहलीज पर ऐपड़ दिखाई देता है या गंगा दशहरा का पत्र छपा हुआ दिखाई देता है। बाहर से जाइए तो आपको एक अलग पहचान के रूप में मिलता है, जो उत्तराखंड की पहचान है। मुझे देखकर खुशी होती है कि उत्तराखंड के लोगों ने दूसरे राज्यों में रहने के बावजूद भी जो उत्तराखंड की भाषा है, संस्कृति है और यहाँ के संस्कार हैं, उन संस्कारों को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। उसी का कारण है कि मैं कल उत्तराखंड सदन के जब लोकार्पण के अवसर पर दिल्ली में था, तो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि वो शायद वैसे आज के कार्यक्रम में आए होंगे, लेकिन वो लोकार्पण के कार्यक्रम में जरूर सम्मिलित हुए थे, लेकिन उनके मन में प्रतीक्षा थी और हमें कह रहे थे कि नहीं, हम कल भी जो है वहां आने वाले हैं, कल भी हम जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं। पीछे सारे लोग मुझे दिखाई भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हम सब लोगों ने यहाँ फिल्म भी देखी, लोगों भी यहाँ पर जारी किया है और रजत जयंती वर्ष हमारा प्रारंभ हो रहा है। इसमें ये प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन अपने आप में एक नई पहल है और ये मेरे मन में विचार ऐसे आया कि जब मैं इंग्लैंड में गया, लंदन में, और लंदन में मैंने देखा रात के 12 बजे उस दिन में जो है यहाँ से मेरा पहला अनुभव था। मैं सुधांशु जी, मैं पहली बार विदेश यात्रा पर गया। मैं उससे पहले कभी विदेश नहीं गया था। तो मैं लंदन गया इसी में इन्वेस्टर समिट के संबंध में और प्लेन में लगभग 8.5 घंटे की यात्रा थी। 12 बजे 12:30 बजे यहाँ से चली होगी और रात को 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे और सब निकलते निकलते बाहर आधा घंटा और लग गया। तो वहाँ से 1-1.5 घंटे की दूरी पर कार्यक्रम रखा हुआ था उत्तराखंड के लोगों का। और मैं गाड़ी में, चूंकि लंबी यात्रा के बाद कुछ थकान सी भी हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो 10 साढ़े 10 पांडे जी, कितना बज गया होगा? हाँ, 10:30-11 बज गया होगा। तो जब मैं अंदर गया तो जो महिलाएं थी हमारी, वो सारा का सारा उत्तराखंड का जो हमारा परिवेश है, जो परिधान है, वो उन्होंने पहन रखा था। और जो ब्रह्मकमल की टोपी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी मुख्य सचिव का ये जो है हमेशा उनके सर में, और पीछे अनिल रतूड़ी जी भी हैं, उनके भी, उन्होंने भी धारण कर रखी है, तो हमारे शर्मा जी ने भी। तो ऐसे मुझे कम से कम सैकड़ों लोग थे जिन्होंने ब्रह्मकमल की टोपी धारण की हुई थी। और छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आ रहे थे और उनमें से कोई कुमाऊनी गाना गा रहा था, कोई गढ़वाली गा रहा था, कोई जौनसार का नृत्य कर रहा था, तो मैं सच बताऊं तो थोड़ी देर में कंफ्यूज ही हो गया कि मैं अपने वाले यूके में हूं या यूनाइटेड किंगडम यूके में हूं, लंदन में। तो मुझे लगा कि जरूर जो है ऐसा एक सम्मेलन होना चाहिए जिसमें हमारी इतनी ताकत दुनिया के अंदर है। वास्तव में एक बहुत बड़ी विरासत हमारे पास है। एक से एक महान लोगों ने जो है इस देवभूमि से निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व किया है। तो इसलिए ये पहला इस प्रकार का अनुभव है, पहला कार्यक्रम है और खुशी है मुझे कि इतने सब लोग इतना समय निकालकर यहाँ पहुंचे हैं। और मैं जानता हूँ कई लोगों को आने में कठिनाई हुई होगी। हम इसको और भी बहुत रंगारंग करना चाहते थे,
हमारा सांस्कृतिक भी कार्यक्रम था, लेकिन दुखद घटना के कारण से वो नहीं कर पाए और कार्यक्रम भी आगे नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं जानता हूं जब आप लोग एक बार शेड्यूल बना लेते हैं, मैं भी अपना शेड्यूल बनाता हूं या अन्य लोग भी जो भी बनाते होंगे, तो उसको परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये पहली इस प्रकार का ये विशिष्ट आयोजन हमारे राज्य में हो रहा है और ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ राज्य सरकार एवं हमारे अधिकारियों से अपना संवाद कर पाएंगे, बल्कि विभिन्न राज्यों में जो निवास करने वाले हमारे अन्य उत्तराखंडी प्रवासी भाई हैं, उन सब से भी आपस में एक दूसरे से मिलने का एक अवसर यहाँ पर होगा। और सच बताऊं तो मैं ये जानता हूं, जो लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं, आप जब यहाँ आ रहे हैं, इसकी जो वो ठीक है कि आप लोग यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं से निकलकर आप वहाँ बड़ी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन एक अंदर से जो मजबूती है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप वापस जाएंगे तो आपके अंदर एक मजबूती अलग प्रकार की दिखाई देगी। एक अंदर का जो व्यक्ति बाहर से कई प्रकार के उसके भाव होते हैं, कई प्रकार का दिखता है, लेकिन अंदर की जो आंतरिक मजबूती है, वो मजबूती जरूर आप यहां से लेकर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में जरूर सफल होंगे और इसमें भी लगभग 250 से अधिक आज प्रवासी प्रतिनिधि हमारे भाग ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यहां से निकलने वाला संदेश आप सबके माध्यम से जो हजारों लाखों हमारे प्रवासी उत्तराखंडी देश दुनिया में रहते हैं उन तक पहुंचेगा। और हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगामी 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया है। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी को देखते हुए सरकार ने जनहित में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 मिनट जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट का समय तय किया गया है। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने की है। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा, कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश की धामी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जानबूझकर निकाय चुनाव में देरी को लेकर आरोप लगा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि हम तो चाहते हैं कि निकाय चुनाव समय पर हो जाए, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जो एकल रिपोर्ट आनी बाकी है वह नहीं आ पाई है। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। हम तो चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो जाए, पहले भी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि ओबीसी के जो एकल आयोग बना था उसकी रिपोर्ट आ नहीं पाई थी। आरक्षण का तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ओबीसी का आरक्षण उस आयोग की सिफारिशों के आधार पर होना है, तो हो नहीं पाया था। तो उसके कारण अभी तक पीछे मामला किसका सप्लीमेंट्री लिस्ट अभी इन्होंने सबमिट की है। तो अभी ओबीसी आरक्षण का क्या स्वरूप होगा ये शासन को तय करना है, सरकार को उसमें निर्णय लेना है। जब वो धरातल पर आ जाएगा तो आरक्षण की व्यवस्था बनेगी, उसके बाद तब चुनाव करा पाने संभव होंगे। ये प्रक्रिया में उलझा हुआ मामला है, ये तो हमारी तो मनसा है चुनाव। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री से अल्मोड़ा बस हादसे की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बस हादसे के लिए ओवरलोडिंग, खस्ताहाल सड़क और क्रैश बैरियर नहीं होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही समय से एम्बुलेंस नहीं पहुंचना भी बताया जा रहा है। ऐसे में संबंधित विभाग के मंत्रियों को आगे आकर इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। लोग मर गए, क्या कारण था?
सबसे पहला कारण था तो ओवरलोडिंग, दूसरा कारण था सड़क का खराब होना और क्रश बैरियर ना होना, और तीसरा जो कारण है वो समय पर एम्बुलेंस, चाहे वो एम्बुलेंस गाड़ी हो चाहे एयर एम्बुलेंस हो। हमें पूछना चाहते हैं कि संजीवनी जो प्रधानमंत्री जी ने इतना ढिंडोरा पीटा गया, इतना प्रचार किया गया, कहाँ गई वो एयर एम्बुलेंस, क्यों नहीं पहुंची समय पर? आपको एयर एम्बुलेंस नदी के तट पर उतारनी चाहिए थी, जहां पर्याप्त जगह थी। अगर वहां उतर जाती तो शायद कई लोगों की जान बच जाती, अगर उनको सही समय पर उपचार मिल जाता। परिवहन विभाग, क्योंकि ओवरलोडिंग था, ओवरलोडिंग को किसी ने चेक नहीं किया, तो ओवरलोडिंग अगर हुई है और बसों की व्यवस्था पहाड़ में यातायात के लिए नहीं है, तो इसके लिए परिवहन विभाग जिम्मेदार है। सड़क खराब है, सड़क में गड्ढे हैं, उसके लिए तो हम लगातार आंदोलन चला रहे हैं। अल्मोड़ा के भीकियासैंण ऊर्जा विभाग बिजली के उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऊर्जा विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर लगने से उपभोक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। वहीं स्थानीय ग्रामीण दीपक बिष्ट का कहना है कि बिजली विभाग बीजेपी के किसी बड़े कार्यकर्ता को लाभ देने के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग बिजली मीटर के जरिए नई धांधलीबाजी करने की सोच रहा है। फायदा तो साहब क्या मिलना है, इनका कोई बीजेपी वालों का कोई कार्यकर्ता बेरोजगार हो रखा हो, उसके लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं। किसी कोई बड़ा बेरोजगार होगा, बड़ा पद वाला बेरोजगार होगा, उसके लिए रोजगार ढूंढा जा रहा है। इससे पहले पानी के भी मीटर लगे थे, और मीटर पानी का उसमें हर महीने सिर्फ एक ही बिल आता है। अगर 230 रुपये आ रहा है तो हर महीने 230 ही आता है। मीटर की रीडिंग आज तक नहीं ली जाती है। पता नहीं अब ये बिजली के मीटरों में क्या धांधलेबाजी नहीं करने की सोच रहे हैं, उसका कुछ कह नहीं सकते। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नवंबर को हुई एक व्यक्ति की हत्या और शव को जलाने के मामले में कांगड़ी से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने पैसों के लालच और शराब के नशे में व्यक्ति की हत्या की थी। कि यह युवक 2 अन्य युवकों के साथ उस दिन दिखाई दिया था, जो शाम तक उसके साथ दिखाई दिए थे। उसके बाद पुलिस के द्वारा जब और गहनता से पूछताछ की गई तो वो 2 जो इसके साथ युवक थे उन्होंने इसके साथ शराब का सेवन किया था। उसके बाद ही झगड़ा होने पर उनके द्वारा इसकी हत्या की गई थी, और उसके पास जो पैसे थे वो भी नकदी उनके द्वारा इससे ली गई थी। पुलिस के द्वारा तत्काल पूछताछ के बाद इन दोनों युवकों को हिरासत में लिया है और दोनों को ही अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, और इस प्रकार इस केस का खुलासा किया गया है। इनके द्वारा एक अन्य युवक को भी फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन पुलिस की तत्परता से और साक्ष्यों के संकलन से ये बात बिल्कुल झूठी साबित हुई। इसलिए 2 लोगों को पुलिस के द्वारा इसमें पकड़ा गया। इसमें एक की पहचान रविंदर के नाम से हुई है, उसके साथ ही एक मोहित है। इन दोनों को ही पुलिस परीक्षा में भेजा जा रहा है। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि आधी आबादी की मजबूती के बिना देश का विकास संभव नहीं है, जो बदलते दौर में सही भी है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और सरकार की कोशिश है कि आधी आबादी को मजबूत किया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 2023 में हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत की थी, जिसमें स्थानीय कई प्रोडक्ट को शामिल किया गया। महिला समूह की तरफ से तैयार किए गए प्रोडक्ट को इस ब्रांड के नाम से मार्केट में उतारा गया, और अब सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी है। रिपोर्ट में देखिए। हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो। उत्तराखंड में हाउस ऑफ हिमालयाज की शुरुआत 8 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। ये ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड के उत्पादों को देश और दुनिया में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, और आज के समय में हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रोडक्ट अमेज़न जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित बाजार में उपलब्ध हैं, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह के लोग, पहले हिलांस, हिमाद्री, इसके माध्यम से जो देश दुनिया को हम आज दे रहे हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनके सामने देखने में कई बार लगता है कि बार बार देखते रहो, और बार बार देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये हमारे जो कई सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से भी अच्छे उत्पाद हमारे यहाँ के बनाते हैं।
तो ये निश्चित रूप से हमारे आने वाले सभी अतिथियों के लिए एक विशेष प्रकार का अनुभव होगा। हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के उत्पादों का एक एम्ब्रेला ब्रांड है। यह ब्रांड उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों की तरफ से बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करता है। इस ब्रांड के तहत उत्तराखंड में झंगोरा, लाल चावल, राजमा, गहत दाल, हल्दी पाउडर, बुराश, शहद, तूर दाल, काले सोयाबीन, बासमती चावल, दालचीनी, सेब जैम, मशरूम और लहसुन का अचार जैसे उत्पाद शामिल हैं। हमारी सरकार ने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। यह हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड राज्य की जो हमारी मातृशक्ति है, राज्य के हमारे किसान हैं और बहुत जो मतलब छोटे स्थानों पर रहकर बड़े कामों को अंजाम दे रहे हैं, बड़े उत्पाद बना रहे हैं, अनेक प्रकार की गतिविधियां कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगातार अपने कौशल का प्रदर्शन करके अच्छे से अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उनको विश्व के अंदर पहचान मिले। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन सुनिश्चित करने के लिए एक कंपनी बनाई गई है। इस ब्रांड के उत्पादों की गुणवत्ता को 3 लेवल पर परखा जाता है। इसके बाद इसे मार्केट में उतारा जाता है। महिलाओं की तरफ से तैयार किए जा रहे इस ब्रांड की बिक्री के लिए राज्य के सभी जिलों में क्रय सेंटर बनाए गए हैं, जहां महिला समूह अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर बेचती हैं और सरकार इसका प्रमोशन करती है। हमारी सरकार ने महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, आज हमारी महिलाएं इतनी सक्षम हो रही हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए हर प्रयास कर रही हैं और अपने उत्पादों का जो निर्माण कर रही हैं, उनके उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक इकोसिस्टम यानी कि एक चेन हमने बनाई है, एक चेन तैयार की है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग और मार्केटिंग हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की है। उत्पादों की बिक्री के लिए 13 जनपदों में 13 जनपदों में हमने 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट एवं 17 सरल सेंटर आज संचालित किए जा रहे हैं। उसके पीछे हेतु है कि हमारी मातृशक्ति का सशक्तिकरण हो। उत्तराखंड की अनुमानित आबादी 1 करोड़ 22 लाख के करीब है और इसमें महिलाओं की संख्या अनुमानित 55 लाख है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आजीविका से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हो रहे प्रयास रंग ला रहे हैं। राज्य में अब तक 36,650 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह का गठन इसका उदाहरण है, जिनसे 2.85 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं और महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कृषि सहकारी समितियों पैक्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूह को 0% ब्याज पर 5 लाख से 10 लाख रुपए की सहायता कर रही है। ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे महिला समूह ने मेहनत और आत्मबल के दम पर उत्पाद निर्माण एवं उद्यमिता के क्षेत्र में अपार सफलताएं हासिल की है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत हमने 1 लाख से अधिक बहनों का लखपति दीदी बनना यानी कि 1 लाख की संख्या को क्रॉस करना, यह बताता है कि आप बहनों ने मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक 1.5 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत भी है। स्थानीय महिलाएं स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा दे रही है, जिससे फायदा भी हो रहा है। इधर विपक्ष भी इसे सही बता रहा है, लेकिन विपक्ष का मानना है कि सरकार की योजनाएं तो सही होती हैं, लेकिन सरकार की ज्यादातर योजनाएं धरातल पर सही से उतर नहीं पाती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। देखिए, अगर कोई भी योजना गंभीरता से लागू हो तो अच्छी बात है, लेकिन सरकार की किसी भी योजना में गंभीरता नहीं है, कोई दृढ़ इच्छा शक्ति कभी नजर नहीं आती, केवल बयानबाजी तक, उद्घाटन तक कार्यक्रम सीमित रहता है। और आप सरकार की तमाम योजनाओं की अगर समीक्षा करेंगे तो सब जो है बड़ी मुश्किल से हिचकोले लेकर के आगे बढ़ रही हैं।
मिलेट योजना की बड़ी जोर शोर से बात हुई थी। आप देखिए मिलेट योजना के मामले में सरकार कर क्या रही है। इंदिरा अम्मा भोजनालय, आपको याद होगा हरीश रावत जी की सरकार में महिला स्वयं सहायता समूह को महत्वाकांक्षी और बड़ा काम दिया गया था, लेकिन भाजपा की सरकार ने महिलाओं से वो काम छीनने का काम किया। 4 धाम में महिला स्वयं सहायता समूह प्रसाद बनाने का काम करती थी, चौलाई के लड्डू इत्यादि बनाती थी, वो काम आपने उनसे छीनने का काम किया। टेक होम राशन हमारी जो है महिलाएं घर घर पहुंचाती थी, वो काम आपने उनसे छीनने का काम किया है। तो आप महिला सशक्तिकरण की केवल बात ही करते हैं, केवल ये कागजी योजनाएं हैं। धरातल पर अगर मजबूती से इनके लिए बजट जारी होगा, गंभीरता से अगर ये योजनाएं आगे बढ़ेंगी, तभी इसका लाभ होगा। योजना कोई भी बुरी नहीं होती है, मैं हर योजना का समर्थक रहा हूँ, लेकिन सरकार की मंशा और दृढ़ इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगी, कोई भी योजना परिणाम नहीं दे सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार लखपति दीदी का आंकड़ा 1 लाख पार हो गया है और सरकार की कोशिश लगातार जारी है। महिलाओं को कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, सिलाई कढ़ाई, रसोई गैस वितरण, प्रारंभिक पशु चिकित्सा सेवा, बीमा योजना और डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि साल 2026 तक कुल 2.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बने। किसी भी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद हो सकता है, लेकिन सरकार की योजनाओं को लेकर स्थानीय महिलाएं क्या सोचती हैं और कितना फायदा हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।